Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 3 Methods of Social Psychology. This Unit 3 is from Block 1 MPC 004 Advanced Social Psychology. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि सोशल साइकोलॉजी में मेथड्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें कौन कौन से मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में या किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, तो जो मेथड जो तरीके हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के, उसी को ही हम मेथड्स कहते हैं। और फिर एक टर्म होता है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी मतलब किस तरीके से आपने डाटा कलेक्ट किया है, ऑब्जर्व किया है और इंटरप्रेट किया है। तो मेथोडोलॉजी में पूरी चीज़ें आ जाती हैं। सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसकी एम क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पे इन्होंने छोटे से समझाया है, जिसको आगे इन्होंने कुछ एग्जांपल देके एलैबोरेट किया है। जैसे कि जो साइंटिफिक डिसिप्लिन होता है सोशल साइकोलॉजी का, वो 3 ऑपरेशंस पे ध्यान देता है। एक तो कलेक्शन ऑफ डाटा, फिर इस जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसको इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, उसको पूरी ऑब्जर्वेशन जितनी भी है उसको सही तरीके से ऑर्डर्ड वे में इंटीग्रेट करना और उसके बेसिस पर हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज क्रिएट करना। फिर उसके बाद हम जो हाइपोथेसिस और थ्योरीज आई हैं उनकी एडिक्वेसी को हम टेस्ट करते हैं कि कितना एडिक्वेट है जो हमने डाटा लिया है, और उसी के टर्म्स में फिर हम अपने ऑब्जर्वेशंस को प्रेडिक्ट करते हैं। तो 3 स्टेप्स आते हैं सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच में। अगर जब भी हम कोई स्टडी करते हैं तो पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्डर्ड वे में हम इंटीग्रेट करते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज बनाते हैं, एंड हाइपोथेसिस और थ्योरीज को फिर हम टेस्ट करते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शंस लगाते हैं। तो किसी भी सोशल ग्रुप के बारे में, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी यानी सोशल ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो जब भी हम सोशल ग्रुप के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होता है। मेथड्स फॉर्मुलेटिंग द इन्वेस्टिगेशन, कौन कौन से मेथड्स हैं और किस तरह के हम इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या प्रोसीजर यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुका है क्योंकि इसमें रेड स्टार लगाया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर्स में जब से ये साइकोलॉजी का कोर्स हमने इग्नू ने कराना शुरू किया है, तब से मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे सब चेक किए हैं और उससे रिलेट करके मैंने यहाँ मार्क किए हैं जो प्रीवियसली कभी आ चुके हैं टॉपिक्स। तो मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए जब हम सोशल साइकोलॉजी की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन पहला मेथड है, फिर डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन मतलब लोगों से क्वेश्चन करके डाटा कलेक्ट करते हैं, इंटरव्यू करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं, टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट से भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये तरीके हैं सोशल साइकोलॉजी में जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इनका डिटेल इन्होंने आगे बताया है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एनालिसिस को हम जब किसी भी डाटा को कलेक्ट करने के बाद एनालाइज करते हैं तो कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। तो पहला मेथड है स्टैटिस्टिकल मेथड जिसमें कोरिलेशनल फैक्टर एनालिसिस आता है, एंड दूसरा मेथड है लॉजिकल एंड थ्योरेटिकल जिसमें हम कंस्ट्रक्ट्स, टोपोलॉजी के कंस्ट्रक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं और बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस से हम इसकी एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड्स वो हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड, कोरिलेशनल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड एथनोग्राफी। ये 4 मेथड्स हम इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशनल मेथड, इसमें स्टार लगा यानी कि एग्जाम में आ चुका है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्जर्वेशन मेथड वो मेथड होता है जहाँ पे हम सिंपली ऑब्जर्व करते हैं, या तो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन होता है या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है। ये मेथड्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, पूरा जो फिनोमेना जिस तरह से नेचुरली हो रहा है उसको हम बैठ के ऑब्जर्व करेंगे, हम देखेंगे वो फिनोमेना कैसे हो रहा है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं होगा, सिंपली हम एक एज अ ऑडियंस देखेंगे उसको। जो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, हम डाटा जब कलेक्ट करते हैं तो लोगों का बिहेवियर क्या है, एक्शन कैसा कर रहा है कोई इंडिविजुअल या बहुत सारे लोग, उसको हम देखते हैं, उसके ऊपर हम डाटा कलेक्ट करते हैं। इसके साथ प्रॉब्लम क्या आती है इन मेथड्स, ऑब्जर्वेशनल मेथड में, कि हमें क्या ऑब्जर्व करना है और जो ऑब्जर्वेशन है
को कैसे फिक्स करना है, उस चीज़ को हम कैसे देखते रहें हमेशा, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो हमारी आंखों के सामने होंगी नहीं क्योंकि वो नेचुरली हो रही है। और इसका कैसे ये स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन होगी, पूरे ऑब्जर्वेशन को हम स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। फिर यूनिट कौन सी होगी ऑब्जर्वेशन की, अगर सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं तो किस यूनिट में हम ऑब्जर्वेशन करेंगे और किस टाइम इंटरवल पे हम ये ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये जो मेथड है ये 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट है डिस्क्राइबिंग बिहेवियर। पहले तो हम वो डिसाइड करेंगे कि हम लोग क्या देख रहे हैं, लोगों में हम क्या देखना चाहते हैं, क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं, कौन सा बिहेवियर ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो हमें बिहेवियर पहले एक्सप्लेन करना होगा और फिर हम उसे क्लासीफाई करेंगे कि कितने लोगों के बिहेवियर डिफरेंट है, जिस बिहेवियर को हम नोटिस कर रहे हैं क्या वो ज़्यादातर लोगों में है या नहीं है। देन सेकंड पॉइंट है फ्रॉम डिस्क्रिप्शन टू कॉजेस। फिर हम ये देखेंगे कि उस बिहेवियर का कारण क्या है, किन लोगों में ऐसा पाया जाता है और किन सर्कमस्टांसेस में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। कुछ बिहेवियर बहुत सिंपल होते हैं जिसमें हमें पता चल जाता है कि ये कॉज एंड इफेक्ट वाली बात, कि एक चीज़ हो रही है और उसके बाद दूसरी चीज़ हो रही है, यानी कि अगर पहली चीज़ एब्सेंट होती है तो दूसरी चीज़ भी नहीं होती। तो ये सिंपल बिहेवियर है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स होते हैं उनमें रिलेशनशिप्स स्टैब्लिश करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो उसके लिए हमें बहुत बड़ा प्लान करना होता है और पर्टिकुलर बिहेवियर को ही हम नोटिस कर सकते हैं और हमें ये कभी इंश्योर नहीं हो पाता कि वो किस वजह से हुआ है, उसके कौन कौन से कॉजेज़ हैं। सो आगे हम देखें तो 2 तरीके के ऑब्जर्वेशन मेथड है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल अनस्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड मेथड होते हैं ऑब्जर्वेशन के। इन्होंने फर्दर बताया है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी एक तरह का मेथड है जिसमें जो ऑब्जर्वर है, मतलब कि एक्सपेरिमेंटर है या रिसर्चर है, वो खुद पार्टिसिपेट करता है इवेंट में और फिर उसके बेसिस पे अपनी जो भी रिसर्च है उसको लिखता है। ये फॉर्मल मेथड में आता है ऑब्जर्वेशन के, जिसमें रिकॉर्ड्स और एक्शन जो होते हैं वो रिसर्च क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और जो बिहेवियर हो रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वो होती है जिसमें जो रिसर्चर है वो पार्टिसिपेट नहीं करता और सिर्फ ऑब्जर्व करता है। सो ये इसमें आएंगे। तो ज़्यादा इस टॉपिक में आप सिर्फ इतना सेक्शन ही पढ़ेंगे तो भी इनफ है। कोरिलेशन मेथड की बात करें तो कोरिलेशन जैसे नाम से पता चल रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा जो वेरिएबल है उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है हम वो मेजर करते हैं। यानी कि जो कोरिलेशन होता है वो ऐसा भी हो सकता है कि एक वेरिएबल इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ हो रहा है, यानी एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है पहले के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है और पहले के कम होने से दूसरा भी कम हो रहा है। सो इस तरह का रिलेशनशिप हो सकती है। तो कोरिलेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी रेंज जो होती है वो +1 से लेकर -1 के बीच में होती है। ये हमने रिसर्च स्टडीज़ वाला जो सब्जेक्ट है रिसर्च मेथड्स, उसमें हमने ये सब कुछ डिटेल में कवर किया है, वही इन्होंने शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन तब होता है जब एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन होता है जब एक का स्कोर दूसरे के अपोजिट एक्शन करता है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, तो इस तरह का वो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो प्लस का साइन है मतलब पॉजिटिव है, माइनस का साइन है मतलब नेगेटिव है कोरिलेशन। सो इस तरह का ये कोरिलेशन का मेथड होता है। फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कोरिलेशन रिसर्च के बीच में डिफरेंशिएशन किया है, जो एट्रीब्यूट्स मतलब किन क्वालिटीज़ में ये दोनों डिफर करते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो कोरिलेशन रिसर्च में ये वेरी करता है नेचुरली, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने आप ही चेंज होगा। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो एक्सपेरिमेंटर के हाथ में होता है, ना रिसर्चर के हाथ में होता है, वो उसको कभी भी कम ज़्यादा कर सकता है। अनएम्बिगुअस कैजुअलिटी के बारे में कॉजलिटी की बात करें, यानी कि जो कॉज है वो अनश्योर होता है। तो किस में अनश्योर होता है, किस में श्योर होता है। इसमें कोरिलेशन रिसर्च में अनश्योर हो सकता है कॉज, क्योंकि इसमें हम हमने बाकी वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं किया। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में अनश्योर नहीं होता कॉज। एक्सप्लोरेटरी हम बताएं तो ये जनरली एक्सप्लोरेटरी होता है कोरिलेशन रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जनरली एक्सप्लोरेटरी नहीं होता, यानी हमारे पास जो कंडीशंस होती है उसी में ही हम काम करते हैं।
रैंडम असाइनमेंट की बात करें तो हम कोरिलेशन रिसर्च में रैंडम असाइनमेंट नहीं होता, हमें मालूम होता है कौन से वेरिएबल है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने किन किन को चूज़ किया है पढ़ने के लिए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रैंडम असाइनमेंट होता है, हम रैंडमली दो जिन पे स्टडी करना उनको उठाते हैं एंड देन उनके ऊपर स्टडी करते हैं। थ्योरी टेस्टिंग की बात करें तो थ्योरी टेस्टिंग ऑफन होती है और इसमें कभी कभी होती है, इसमें हमेशा हो जाती है थ्योरी टेस्टिंग, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में सब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए बहुत आसान होता है। टेस्ट मैनी रिलेशनशिप्स, ये बहुत सारे रिलेशनशिप्स को टेस्ट कर लेता है, ये सारे रिलेशनशिप्स को नहीं करता, सिर्फ दो को करता है जो कंट्रोल इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करें, जैसे कि अभी हम उसी के ऊपर बात कर रहे थे, इसमें स्टार लगा यानी एग्जाम में आ चुका है। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है जहाँ पे दोनों वेरिएबल हम एक क्लोज्ड डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लैब में काम करते हैं, जहाँ पे हम बाकी के जो वेरिएबल्स हैं उनको हम बंद कर देते हैं, मतलब उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन पे वो हमारे एक्सपेरिमेंट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हम चेंज लाएंगे उसका डायरेक्ट इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल में हमें क्लियरली दिखाई देगा। सो हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी है दोनों वेरिएबल के बीच में। सो रिसर्चर जो है वो अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकता है वेरिएबल्स को। इसमें इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशंस दी हैं क्या क्या होता है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो वेल कंट्रोल्ड टेस्ट हो रहा होता है हाइपोथेसिस का और कॉज एंड इफेक्ट टेस्ट करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, वो स्टेटमेंट जो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में रिलेशनशिप बताता है। वेरिएबल वो होता है जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो रिसर्चर अपने हाथ में रखता है और कंट्रोल कर सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसके ऊपर हम अपनी टेस्टिंग करते हैं। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसपे हम टेस्टिंग नहीं करते बट कंपैरिजन के लिए रखते हैं। स्टैटिस्टिक्स होता है जो मैथमेटिकल टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं चेक करने के लिए कोरिलेशन। मेजरमेंट होता है जो हमने नंबर्स असाइन किए हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर, वेरिएबल्स को दिए हैं। रैंडम असाइनमेंट होता है कि हम रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करते हैं, कोई हम पार्शियलिटी नहीं करते, सो दैट हमारा रिजल्ट जेन्युइन आए। नाउ कमिंग टू क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड वो होता है जो नेचुरल एवरीडे सेटिंग में होता है, जहाँ जो रिसर्चर होता है उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता किसी भी चीज़ के ऊपर, और कंट्रोल नहीं होने की वजह से उसको बहुत फैक्ट्स पता चलते हैं रियल लाइफ के, और बहुत रियलिटी से जुड़ा हुआ ये एक्सपेरिमेंट होता है। ट्रू रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में भी इन्होंने बात किया है। ट्रू रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है ये वो एक्सपेरिमेंट है जहाँ रिसर्चर का कंप्लीट कंट्रोल होता है सारी चीज़ों पे, सारी सेटिंग पे, और बहुत रियल चीज़ें नहीं होती। ट्रू रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें कोई रियलिटी नहीं होगी, सारा कुछ कंट्रोल्ड होगा। और जो पॉसिबल ऐसा फील्ड एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट जो एवरीडे जिस तरह का होता है उसी से रिलेटेड होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें सब कुछ ट्रू होता है, सब कुछ सच्चाई से होता है। मतलब कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हम लैब में नहीं करते, सब रियल लाइफ में करते हैं। इन्होंने दो के बीच में एक्सपेरिमेंट एंड क्वासी एक्सपेरिमेंट के बीच में डिफरेंस बताया है। अगेन ये पॉसिबिलिटी है कि आ जाए। रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ डाटा देखें तो एक्सपेरिमेंट्स में बहुत कम होता है डाटा का रिप्रेजेंटेशन, क्वासी एक्सपेरिमेंट में भी कम होता है। रियलिज्म ऑफ सेटिंग की बात करें तो एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल रियलिज्म नहीं होता, क्वासी एक्सपेरिमेंट में आपको रियलिज्म दिखेगा। कंट्रोल ओवर सेटिंग्स की बात करें तो एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल कर सकते हैं हर वेरिएबल को, क्वासी एक्सपेरिमेंट में आप मीडियम कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू फर्दर सेक्शंस, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात किया है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जो होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंटर जो होता है वो इररेलेवेंट फीचर्स जो होते हैं थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटल सेटिंग में, यानी कि जो कांस्टेंट होते हैं उनको कांस्टेंट कर देता है। जो भी फालतू की चीज़ें हैं, मतलब जो हमें जिनके बारे में स्टडी नहीं करना, उनको कांस्टेंट कर देता है एक्सपेरिमेंटर, और मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। हमेशा एक्सपेरिमेंट में ऐसा होगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्हें रेंडमली असाइन किया जाता है। मतलब हम ऐसा नहीं है कि जिससे हमें रिजल्ट मिलेगा हम उसी पार्टिसिपेंट को रखेंगे, हम किसी को भी रेंडमली चूज़ करेंगे और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब इसमें भी बहुत सारे तरीके के एक्सपेरिमेंट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है वन शॉट केस स्टडी। वन शॉट केस स्टडी, तो वन शॉट केस स्टडी में क्या होता है कि हम इसमें इन्होंने ये एक्स और ओ के बारे में मैं पहले बता दूं। एक्स का मतलब होता है वो स्टैंड होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए,
जिसको हम मैनिपुलेट करेंगे। और ओ का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, जहाँ हमें ऑब्जर्वेशन देखनी है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसमें हमने क्या किया है कि जो हमारा सपोज इन्होंने एक एग्जांपल बताया है कि एक ग्रुप है, उसको इन्होंने कुछ नई ट्रेनिंग दी है। नई ट्रेनिंग देने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि उसका रिजल्ट क्या है। तो वन शॉट केस स्टडी इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने पहले उनको टेस्ट नहीं किया, इन्होंने सिंपली ट्रेनिंग दी है एंड ट्रेनिंग के बाद इन्होंने ऑब्जर्व कर लिया कि जो भी आउटपुट आया है। तो अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा नॉनसेंस टाइप का है, क्योंकि इसमें हमें पता क्या चलेगा, क्योंकि पहले जब हमें कंपैरिजन के लिए कोई डाटा ही नहीं है, हमने कुछ ऑब्जर्व किया ही नहीं, हमने सिंपली एक्सपेरिमेंट किया एंड उसका रिजल्ट देख लिया। नाउ सेकंड है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। इसमें इन्होंने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाया और एक कंट्रोल ग्रुप बनाया। आर इसीलिए है, आर है रैंडम असाइनमेंट, मतलब रैंडमली हमने चूज़ किए हैं लोग। उसके बाद हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को कोई ट्रेनिंग दे दी और कंट्रोल ग्रुप को कोई ट्रेनिंग नहीं दी, यहाँ पे डैश लगा है इस टेबल में आप देख सकते हैं। और उसके बाद दोनों के ऑब्जर्वेशन चेक किए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने जो ट्रेनिंग दी है उससे क्या फ़र्क पड़ा, वी कैन कंपेयर इट। तो ये था इसका पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। नाउ एक और है इसमें फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें, मैं सीधे इस टेबल को ही समझा देती हूँ, वही इन्होंने थ्योरेटिकली यहाँ लिखा हुआ है। इन्होंने 4 ग्रुप लिए हैं, रैंडमली असाइन किए हैं। इन्होंने क्या किया है, एक वेरिएबल x माना है और दूसरा y माना है। x के 2 लेवल्स बताए हैं, x1 एंड x2, एंड y के 2 लेवल्स बताए हैं, y1 एंड y2। फिर x1 को y1 के साथ भी किया है, x1 को y2 के साथ भी किया है, ऐसे ही x2 को भी y1 के साथ किया है एंड x2 को y2 के साथ किया है। ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते थे एंड देन उनके ऊपर एप्लीकेशन किया है, अप्लाई किया है कोई टेस्ट, और फिर हमने रिजल्ट देखा है। तो इससे क्या होगा, हमें ये भी पता चलेगा कि ये अकेले कैसे ऑब्जर्व, फैक्टोरियल डिज़ाइन इसलिए बोल रहे हैं फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें हमें मेन इफेक्ट भी पता चलेगा और इंटरैक्शन इफेक्ट भी पता चलेगा। मेन इफेक्ट होता है कि अकेले अकेले ये वेरिएबल क्या हमें रिजल्ट देते हैं, और इंटरैक्शन मतलब कॉम्बिनेशन में हमें क्या देते हैं। तो ये बहुत तरीके से हम रिजल्ट्स पता लगा सकते हैं, तो दोनों तरीके के रिजल्ट पता चल जाएंगे। नाउ टॉपिक इज थ्रेट्स टू द वैलिडिटी टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को खतरा किस चीज़ से है, वैलिडिटी को खतरा क्यों हो जाता है? तो इसमें अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है, 3 टाइप्स की वैलिडिटी होती है इसकी, इंटरनल वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। जो वैलिडिटी होती है उसको क्या क्या रीज़न है, किस वजह से खतरा हो जाता है। वैलिडिटी मतलब कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को टेस्ट करने के लिए, क्या वो टेस्ट वाकई उसी चीज़ को टेस्ट कर रहा है जो हम टेस्ट करना चाहते हैं, या किसी और चीज़ को टेस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट जो थ्रेट है वो है कॉन्फाउंडिंग। कॉन्फाउंडिंग का मतलब होता है जब एक वेरिएबल और दो वेरिएबल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जब हम 2 वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, तो जब हम उनके किसी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हम 2 वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो पहले वेरिएबल की वजह से इफेक्ट आ रहा है या दूसरे वेरिएबल की वजह से आ रहा है। जैसे कि सपोज हमने किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ टेस्ट करना है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मेमोरी के ऊपर टेस्ट करना है, तो इन्होंने एज और सेक्स के बारे में बात की है। तो क्या हुआ कि इनको स्टडी तो करना था मेल फीमेल और एज ग्रुप में, बट उनको जो मेल मिल रहे हैं वो यंगर मिल रहे हैं और जो फीमेल मिल रही हैं वो ओल्डर मिल रही है। तो दोनों में अब हो क्या गया है कि कैसे करेंगे, दोनों में एज ग्रुप तो अलग अलग हो गया ना, और जेंडर में भी डिफरेंस है। तो ये कॉन्फाउंडिंग होता है कि ये नहीं पता चल रहा कि ये मेल की वजह से है या एज की वजह से है, या फीमेल की वजह से है या एज की वजह से है। तो इस तरह का इसको बोलते हैं कॉन्फाउंडिंग इफेक्ट, कि हम 2 वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाते और दोनों का ही इफेक्ट आने लगता है हमारी स्टडी में। दूसरा होता है सोशल डिजायरेबिलिटी। होता क्या है, जो पार्टिसिपेंट होता है वो सच्चाई से नहीं करता टेस्ट, वो ये सोचता है कि उसको लोग जज करेंगे, इस वजह से वो अपने डर, एंग्जाइटीज़ और प्रिजुडिस इन सब चीज़ों को छुपा लेता है, बताता ही नहीं है। फिर है डिमांड कैरेक्टरिस्टिक। कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि एक्सपेरिमेंटर को क्या चाहिए, और एक्सपेरिमेंटर की डिमांड के अकॉर्डिंगली, मतलब उसको अगर हाइपोथेसिस के बारे में पता है, उसको ये पता है कि किस चीज़ के ऊपर टेस्ट हो रहा है, तो वो जो एक्सपेरिमेंटर को प्लीज़ करने के लिए, रिसर्चर को प्लीज़ करने के लिए जो पार्टिसिपेंट है वो वही आंसर देंगे जो उसके फेवर में जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिमांड कैरेक्टरिस्टिक।
फिर नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट। ये फोर्थ होना था। देखिए यहाँ पे इन्होंने थर्ड प्रिंट किया है, यहाँ पे भी इन्होंने थर्ड प्रिंट किया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो एक्सपेरिमेंटल एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एक्सपेरिमेंटर अपनी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली आंसर चाहता है, तो पार्टिसिपेंट क्या करता है कि उसी के हाइपोथेसिस को कंफर्म करने के लिए वैसे ही रेस्पॉन्ड करता है। नाउ कुछ तरीके हैं जिससे हम इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। ये सारे जितने जो थ्रेट हैं हमारी वैलिडिटी को, उसको ख़त्म कैसे किया जाए। फर्स्ट है पोस्ट एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। पहली चीज़ है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया तो हम दोबारा जाके उन्हीं पार्टिसिपेंट से फिर से क्वेश्चन करें वो सेम चीज़ का, तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि उसने पहले क्या आंसर दिया था और अभी क्या आंसर दिया है। अगर डिफरेंस है यानी कि चीटिंग करी थी। सेकेंड है अनऑब्स्ट्रक्टिव मेजर्स, नॉन रिएक्टिव मेजर्स। तो इसमें क्या होता है कि विदाउट इन्फ्लुएंस, मतलब सोशल डिजायरेबिलिटी जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि जो देने वाला है और यानी कि टेस्ट देने वाला पार्टिसिपेंट्स है उनको पता ही नहीं चलता कि टेस्ट किस चीज़ का हो रहा है। इस तरह के हम क्वेश्चंस डाल देते हैं, तो वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, वो उसको सही आंसर ही देना पड़ता है। फिर कवर स्टोरी यही है कि हम जो पर्पस है एक्सपेरिमेंट का वो हम छुपा जाते हैं, हम कोई और झूठ बोल देते हैं कि हम इसीलिए स्टडी कर रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता चलता कि एक्चुअली हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, हम दूसरी स्टडी। बट इसमें खतरा ये है कि अगर जो आपने इलॉजिकल अगर स्टोरी बना दी तो फिर आप पकड़े जाएंगे। दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि एक्सपेरिमेंटर की जो एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटर जो है उसको ब्लाइंड टू द हाइपोथेसिस अंडर टेस्ट, यानी कि हम ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं कि एक्सपेरिमेंटल किसी भी हालत में अपना जो टेस्टिंग है वो बता ना सके, पार्टिसिपेंट को ना बता सके, या फिर उसके अकॉर्डिंग जो पार्टिसिपेंट है वो एलोकेट ही ना करा सके। एक और तरीका ये है कि एक्सपेरिमेंटर और पार्टिसिपेंट है उनका इंटरेक्शन ही ना होने दे, एक्सपेरिमेंटर कहीं और हो और पार्टिसिपेंट कहीं और हो, तब ये पॉसिबल है कि हम ये वैलिडिटी को थ्रेट से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है एथनोग्राफी। इसमें स्टार है यानी कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन। एथनोग्राफी का मतलब होता है, एथनो का मतलब जो ग्रुप होता है, फोक होते हैं, लोग होते हैं, लोगों को बोलते हैं, और ग्राफी मतलब राइटिंग, यानी कि जब हम लोगों के बारे में लिखते हैं तो राइटिंग अबाउट पीपल इज़ कॉल्ड एथनोग्राफी। तो जब हम अब हम पीपल के बारे में क्यों लिखेंगे, हम पीपल के बारे में इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोगों का कल्चर जानना चाहते हैं, लोगों के बिलीव्स जानना चाहते हैं, लोगों के बिहेवियर एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में जब हम जानना चाहते हैं तो एथनोग्राफी वो होती है जब हम इनके बारे में फील्ड वर्क करना चाहते हैं, कलेक्ट करते हैं डाटा फील्ड वर्क से। तो इसमें जब हमें किसी कल्चर को जानना है तो हमें उस कल्चर में जाना पड़ता है। तो जो इथनोग्राफर होता है वो कई महीनों और कई हफ्तों तक वहीं रहता है और उनको ऑब्जर्व करता है कि किस तरह की लाइफ जीते हैं लोग। तो ये कुछ भी एरिया हो सकता है, ट्राइबल ग्रुप के ऊपर स्टडी हो सकती है, किसी के कल्चर में जाके हो सकती है, आप दूसरी कंट्री में जाके कर सकते हैं। तो ये बहुत तरीके, ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, यानी कि हमें क्वालिटी पे ध्यान देना होता है, बहुत डिटेल्ड स्टडी होती है। और हम इसकी जो रूट है इथनोग्राफी की वो एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई है। और रिसर्च मेथड जो सोशल साइकोलॉजी का है वो इथनोग्राफी जो है ये बेसिक फॉर्म है सोशल रिसर्च का, जिसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है और डाटा इन्फॉर्मेंट से डाटा लिया जाता है। इन्फॉर्मेंट्स मतलब वहाँ के लोगों से आपने दोस्ती कर ली, कुछ लोगों से जो जल्दी से दोस्ती कर लेते उन लोगों से दोस्ती कर ली एंड उनसे हमने डाटा कलेक्ट किया एंड देन अपनी हाइपोथेसिस बनाई एंड देन उसके ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया। जो एथनोग्राफर होता है वो पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली जब उस एनवायरनमेंट में जाके, और उसकी जो भी अप्रोच होती है वो डिस्कवरी बेस्ड होती है, यानी कि उसको अपने आप से पता चलेगा कि इस कल्चर में हो क्या रहा है, और फिर वो उस एक्टिविटीज़ और जो जितने भी लोग हैं उनकी एक्टिविटीज़ से वो परसीव करेगा कि क्या है। और इसमें खुद ही महसूस करके करना होता है एथनोग्राफर को, डेली लाइफ्स और किस टाइम पे वो चीज़ हो रही है, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी जिसको हम पढ़ रहे हैं क्या होता है उसमें, और
क्या क्या वो लोगों से क्या सुन रहा है, लोगों को से क्वेश्चन कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकता है, जगह जगह से डाटा कलेक्ट कर सकता है और उस इशू के बारे में बता सकता है। तो ये मल्टी मेथड रिसर्च है, मल्टी मेथड फॉर्म ऑफ रिसर्च है इथनोग्राफी, जिसका मतलब है कि ये तरह तरह के मेथड से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। उससे ये होता है कि जब हमारे पास बहुत सारा डाटा आ जाता है तो हम सबकी जब स्टडी करते हैं तो बहुत सारा जो कॉन्ट्राडिक्शन में डाटा है वो हम हटा सकते हैं और उसके ऊपर फिर फर्दर स्टडी कर सकते हैं, सो दैट हम कंपेयर करके जेन्युइन डाटा अपने पास रख सकें। सो बहुत सारे सोर्सेज से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। सो हम ये भी बता सकते हैं कि इन सर्कमस्टांसेस में किसी सोसाइटी में क्या होता है और पार्टिसिपेंट्स क्या कर सकते हैं, करते हैं, ये सब। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इथनोग्राफी क्या क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इथनोग्राफी में क्या क्या होता है, हम गैदर करते हैं डाटा अलग अलग सोर्सेज से, जैसे कि इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट्स, इन सब से करते हैं। एंड देन हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं एवरीडे कॉन्टेक्स्ट में। एक्सपेरिमेंटल मेथड बिल्कुल यूज़ नहीं करते, एवरीडे क्या होता है वो हम नोट स्टडी करते हैं। देन अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच है ये डाटा कलेक्शन की अर्ली स्टेजेस में, और की इश्यूज जो होते हैं वो धीरे धीरे अपने आप सामने आ जाते हैं और जिसे हम एनालाइज कर सकते हैं। फिर इन डेप्थ स्टडी की जाती है एक या दो सिचुएशंस की कंपैरिजन के लिए। अब है नेक्स्ट स्टेप्स इन एथनोग्राफिक मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार है, एग्जाम में आ चुका है। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना लेती हूँ सो दैट मुझे पूरे सेंटेंसेस ना पढ़ना पड़े जब एग्जाम की तैयारी करते हैं, जल्दी जल्दी हम ऐसा इसको तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्या है, हम पहले कल्चर को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम उसके ऊपर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, मतलब डिफरेंट सोर्सेज से उस कल्चर के बारे में पढ़ाई करेंगे। फिर हम वेरिएबल सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें स्टडी करना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम उस कल्चर में जाके एंट्रेंस गेन करेंगे, मतलब हम उस कल्चर में रहना शुरू करेंगे, जाएंगे, वहाँ रहेंगे। इसको बोलते हैं कल्चरल इमर्जन, मतलब उनके कल्चर में घुस जाना, उनके कल्चर को सीखना। फिर इथनोग्राफर के लिए बहुत कॉमन सी चीज़ है कि वो कई महीनों और कई सालों तक वहाँ पे रहते हैं। देन जब हम वहाँ उस कल्चर में चले जाएंगे तो हम इन्फॉर्मेंट्स को ढूंढेंगे, मतलब उस कल्चर में रहने वाले लोगों को ढूंढेंगे और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फिर चेनिंग प्रोसेस से हम और इन्फॉर्मेंट्स ढूंढेंगे, मतलब वो जो इन्फॉर्मेंट हमने सपोज एक से दोस्ती करी, हम उससे जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे तो हम उससे बोलेंगे यार 2-4 लोगों को और लेके आओ, हमें उनसे भी पूछताछ करनी है। फिर वो 2-4 लोगों से फिर बोलेंगे कि और लोगों को लेके आओ, तो ऐसे करके हम एक चेन बन जाएगी। तो इस तरह से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और ट्रांसक्रिप्ट्स और इंटरव्यू रिकॉर्डिंग्स भी कर सकते हैं। फिर डाटा एनालिसिस करते हैं, हम थ्योरी डेवलप करते हैं और कंक्लूजन में आते हैं। फिर जब ये सब भी हो जाता है हमारा, तो हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि उस पर्टिकुलर कल्चर में क्या होता है, कैसे चीज़ें रिलेटेड हैं, इस तरह से। नाउ कमिंग टू डिफरेंट मैथड्स ऑफ इथनोग्राफी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है, मेरे में आया था। इसमें पूछ रहे हैं कौन कौन से मेथड्स है इथनोग्राफी में। फर्स्ट है मैक्रो इथनोग्राफी। इथनोग्राफी का मतलब, मैक्रो मतलब बड़ा, इथनोग्राफी मतलब कि बहुत बड़े कल्चर को आप स्टडी करते हैं, जैसे कि सपोज इंडियंस, अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है, कल्चरल ग्रुप है, तो उसको बोलते हैं मैक्रो इथनोग्राफी, जब आप इतने बड़े कल्चर की स्टडी करते हैं। माइक्रो इथनोग्राफी मतलब जब आप छोटे कल्चर की करते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया मेंबर्स ऑफ कांग्रेस, फिर यंग वर्किंग क्लास विमेन, इस तरह से। फिर इमिक पर्सपेक्टिव मतलब कि उस ग्रुप में रहने वाले लोगों की सोच को जानना, उनके ऊपर रिसर्च करना, उनका वो दुनिया को कैसे देखते हैं, अपनी दुनिया को, वो जानना। एटिक पर्सपेक्टिव मतलब आउटसाइडर्स उस ग्रुप के बारे में क्या सोचते हैं। आप जो जिनसे आप पूछताछ कर रहे हैं वो उस ग्रुप के मेंबर नहीं है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में रिसर्च करना, उनके बिहेवियर के बारे में क्या इंटरप्रेट करते हैं। और फिर सिचुएशनल रिडक्शन होता है, जो सोशल स्ट्रक्चर है और सोशल डायनामिक्स है उसके बारे में स्टडी करना और फिर उसको रिड्यूस करके एनालाइज करना। फिर है सिंबल्स, जो किसी भी पर्टिकुलर कल्चर में आर्टिफैक्ट्स होते हैं, आर्ट, क्लोथिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस कल्चर की सिंबल होती है, मतलब उस कल्चर में चलती आ रही होती हैं वो चीज़ें। कुछ भी हो सकता है, सामान हो सकता है, बिलीफ हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो सिंबल माने जाते हैं। तो सिंबल उनके कल्चर से एसोसिएटेड होता है किसी तरीके से, तो इसकी स्टडी करना। फिर कल्चरल पैटर्निंग मतलब एक कोई भी सिंबल है वो अकेला नहीं होता, बहुत सारे सिंबल्स कंबाइन करके एक पर्टिकुलर बिलीफ को क्रिएट करते हैं,
एक पूरा होल कल्चर को क्रिएट कर देते हैं। तो ये जो इथनोग्राफिक रिसर्च है ये होलिस्टिक है, मतलब पूरे को स्टडी करने वाली है। तो बहुत सारे पैटर्न हैं पढ़ने के, जैसे कि कंसेप्चुअल मैपिंग होती है, लर्निंग प्रोसेसेस होता है, फिर सैंक्शनिंग प्रोसेसेस होता है। ये इनके 2-3 मेथड्स दिए हुए हैं जो होते हैं। फिर है टैक्टिक नॉलेज। टैक्टिक नॉलेज होती है कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो वो कल्चर कभी किसी के सामने बोलता नहीं है, उस कल्चर के लोग कभी वो चीज़ बोलते नहीं हैं, लेकिन वो इतनी उनके अंदर बसी हुई होती है कि वो चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कभी उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक सपोज़ आप एक, वैसे ये कोई इससे रिलेटेड एग्जांपल नहीं है, बट एक जनरल चीज़ है, जैसे कि आप रोज़ नहाते हैं तो आपके सबको बोलेंगे अरे मैं तो नहाने जाना, मैं तो नहाने जा, ये तो नॉर्मल चीज़ है, यू डू इट। तो वैसे ही एक कल्चर में, उस पर्टिकुलर कल्चर में कोई ऐसी चीज़ होती है जो वो करते हैं और उनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसलिए वो कुछ बोलते ही नहीं है उसके बारे में, उनको पता है वो है। सो वो रिसर्चर्स को घुस के पता लगानी पड़ती है उसके बारे में। फिर है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस होता है, ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक है मेटा एनालिसिस की, जिसमें हम बहुत रिसर्चर जो है वो बहुत सारे रिव्यूज़ करता है और एम्पेरिकल फाइंडिंग्स करता है सिस्टमेटिकली, और स्टेप बाय स्टेप जो फर्स्ट स्टेप जो रिसर्चर का होता है वो होता है कि बहुत सारी जितने भी टॉपिक्स वो ढूंढ सकता है उससे रिलेटेड वो ढूंढ लेता है। स्टैटिस्टिकल मैथड्स यूज़ करता है मेटा एनालिसिस में, और इन्फॉर्मेशन जितनी भी उसको डिफरेंट सोर्सेज से मिली है उसको वो कलेक्ट कर लेता है, और उसका गोल होता है कि वो जितना हो सके उतना ज़्यादा कलेक्ट कर सके। जब उसके पास बहुत सारा डाटा हो जाता है तो वो ये देखता है कि वो जितना डाटा है वो कितना होमोजीनियस है, मतलब कितना एक जैसा है। और जब उसको ये स्टडी से ये पता चलता है कि उसकी स्टडी कंसिस्टेंट है, मतलब सब कुछ एक ही तरफ इंडिकेट कर रही है, तब वो कॉन्फिडेंस से फाइंडिंग करता है अपना और रिजल्ट का डिक्लेरेशन कर देता है। तो मेटा एनालिसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सोशल साइकोलॉजी में, रिसर्च में, और ये सोशल बिहेवियर और सोशल कॉग्निशन को पढ़ने के लिए बहुत सही, बहुत अच्छा तरीका है। तो ये हेल्प करता है हमें, जो हमारी जो टेंडेंसी होती है ना, हम जल्दी से एक या दो चीज़ें पढ़ के इन्फ्लुएंस होने की, कि अरे हाँ 2 जगह लिखा है तो ये तो बात सही होगी, उसको ये डिफाई करता है, ये काउंटर एक्ट करता है। ये कहता है मेटा एनालिसिस से जो चीज़ आई है वो सच है, वो बिल्कुल फैक्ट होगी, लेकिन जो हम 1-2 जगह पढ़ के कंक्लूजन निकाल लेते हैं वो गलत है, वो गलत हो सकती है। सो इसीलिए मेटा एनालिसिस इज़ गुड। नाउ कमिंग टू इवेल्युएशन, जो भी हम स्टडी करते हैं हम उसे इवेल्युएट कैसे करेंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि इन्फॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट की है वो सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान की सोच है क्या, और ऑब्जेक्टिव मतलब क्या जो आपने देखा है ओवरऑल वो है। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा इंसान ही रहा है, हम चाहे ऑब्जेक्टिव करें चाहे सब्जेक्टिव करें। तो बहुत तरीके हैं उसकी रिलायबिलिटी कितनी होगी उस पर्टिकुलर डाटा की वो इंश्योर करने के, और मेथड्स की शॉर्टकमिंग्स भी होती हैं इसमें। जो रिलायबिलिटी है इन्फॉर्मेशन की वो तब होती है जब हम उसे वेरीफाई कर लें, किसी भी डाटा को वेरीफाई कर लें तो वो रिलायबिलिटी प्रूव हो जाती है। तो इसको चेक करने के लिए वैलिडिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रिसीजन बहुत ज़रूरी है। So friends, this was whole about unit 3 of block 1 MPC 004. So आज हमने 3rd यूनिट कंप्लीट कर ली है इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट की। So I hope you like this video. Do subscribe my channel, do share my videos with your friends and in your groups. Thanks for watching. Take care. Bye bye.